नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने इस YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में एक नया संभाग उदयपुर संभाग को आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें उदयपुर और उसके अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना उदयपुर संभाग। चलिए मैप में देख लेते हैं सबसे पहले उदयपुर की स्थिति और उदयपुर के अंतर्गत आने वाले जिले। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में उदयपुर जिला है। ये रहा अपना उदयपुर जिला, ये उदयपुर है। चलिए इसको जूम करके देख लेते हैं। उदयपुर की बात करें तो ये राजस्थान के दक्षिण भाग में पड़ता है। ये रहा उदयपुर। इसकी उदयपुर की आकृति की बात करें तो उदयपुर की आकृति है ऑस्ट्रेलिया के समान है। उदयपुर जिले की आकृति पूछ ले कि उदयपुर जिले की आकृति कैसी है, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के समान है। उदयपुर के अंतर्गत और कौन कौन से जिले आते हैं उदयपुर संभाग के अंदर? तो उदयपुर संभाग में एक उदयपुर हो गया, एक अपना राजसमंद हो गया। ये आपके तिलक की आकृति का है राजसमंद। और एक आपके चित्तौड़ हो जाएगा, चित्तौड़। एक आपके प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़। और नीचे आपके ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कितने जिले आते हैं इसके अंतर्गत? तो काउंट कीजिए, देखिए कितने जिले उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 जिले उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर जो संभाग की आकृति जो है वो श्रीलंका के समान है। श्रीलंका के समान है। दोनों चीज ध्यान रखोगे। उदयपुर जिले की आकृति पूछ ले, उदयपुर जिला, तो उदयपुर जिला की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। और उदयपुर संभाग की आकृति पूछ ले तो उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका के समान है। ठीक है। और इसी के साथ में उदयपुर जो है कौन से जिले के साथ सीमा बना रहा है, कौन से राज्य के साथ सीमा बना रहा है? देखिए उदयपुर जो है ये अपने गुजरात राज्य के साथ सीमा बना रहा है। गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो उदयपुर जिला बनाता है। ठीक है। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखोगे, राजस्थान में सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग आ जाए, सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन सा संभाग बनाता है? तो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा उदयपुर संभाग बनाता है। देखिए उदयपुर संभाग की जो सीमा है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जो पूरी सीमा ये देख लीजिए यहाँ से, फिर बीच में भीलवाड़ा आ जाता है और आगे ये भी चित्तौड़ है, तो ये भी आपका उदयपुर संभाग है। ठीक है। तो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। और ये उदयपुर हो जाएगा। जिला पूछ ले सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, तो फिर झालावाड़ बताया जाएगा। ठीक है। और फिर इसके अलावा यह भी ध्यान रखना कि उदयपुर जो संभाग है ये 2 जगह भौगोलिक रूप से सीमा बनाता है। वैसे राजस्थान के 2 संभाग है, 2 जगह भौगोलिक रूप से सीमा बनाता है। देखिए एक तो आपका ये सीमा यहाँ पर बन गई है, इसके अलावा बीच में अजमेर संभाग आ जाता है भीलवाड़ा वाला, और इधर भी आपका उदयपुर संभाग है। ऐसे ही अजमेर संभाग भी 2 जगह भौगोलिक रूप से सीमा बनाता है। तो ये बात की थी अपन ने उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो उदयपुर संभाग में एक स्वयं उदयपुर है, दूसरा राजसमंद, तीसरा हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़, चौथा हो जाएगा प्रतापगढ़, पांचवा हो जाएगा डूंगरपुर और छठा हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। ये 6 जिले उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। उदयपुर सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है उदयपुर संभाग, और 2 जगह भौगोलिक रूप से सीमा बनाता है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये संभाग की बात हो गई। अब उदयपुर जिले की बात करें। उदयपुर का शुभंकर है बीजू। उदयपुर जिले का शुभंकर है बीजू। उपनाम की बात करें, उदयपुर को किस किस नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं, लेक सिटी, और राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें स्थित होने के कारण इसको राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कहते हैं, पूर्व का वेनिस, ईस्ट ऑफ वेनिस। एशिया का वियना कहते हैं, एशिया का वियना। सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं, माउंटेन फाउंटेन का शहर कहते हैं, और व्हाइट सिटी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है, सफेद नगरी, क्योंकि उदयपुर के जो राजमहल वगैरह ये सब बने हुए हैं वो सफेद पत्थर से बने हुए हैं, इसीलिए इसको व्हाइट सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात की थी उदयपुर के अपन ने उपनाम। सारे उपनाम इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य परिचय देखे उदयपुर का, तो उदयपुर की स्थापना की बात करें तो उदयपुर जो है ये मेवाड़ का ही जो है अंग है, मेवाड़ का ही अंग है। पहले मेवाड़ की जो राजधानी रहा करते थे, अलग अलग समय में अलग अलग राजधानियां रही थी। कभी नागदा राजधानी रही, तो कभी आहड़ राजधानी रही, तो कभी चित्तौड़ राजधानी रही, तो कभी उदयपुर राजधानी रही थी, मेवाड़। ठीक है, इसी के साथ में ध्यान रखना, मेवाड़ जो रियासत है वो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है। सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत। तो मेवाड़ की ये राजधानी रही थी उदयपुर, और इसकी स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना की जाती है। महाराणा प्रताप के पिताजी महाराणा उदय सिंह ने इस उदयपुर नगर की स्थापना की है। उदयपुर शहर मेवाड़ सिसोदिया राजवंश की राजधानी रही है, और 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय करके एक नया नाम दिया, संयुक्त राजस्थान। तो एकीकरण में जो तीसरा चरण हो रहा था, पहला चरण 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा चरण आ गया आपके 18 अप्रैल 1948। इसमें जो पूर्व राजस्थान संघ बना हुआ था, पूर्व राजस्थान संघ, इस पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर का विलय कर दिया गया, यानी मेवाड़ का विलय कर दिया गया, और नाम रखा संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तो याद रखेंगे मेवाड़ का विलय कौन से चरण में हुआ? तीसरे चरण में हुआ, और उसका नाम क्या रखा गया चरण का? तो नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया। और आगे बात करें, इस चरण में, उस चरण का उद्घाटन करने कौन आए थे? तो उद्घाटन, तीसरे चरण का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका उद्घाटन किया था, और इसकी राजधानी, तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसको बनाई है? तो राजधानी बनाई थी उदयपुर को, उदयपुर को राजधानी बनाई। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए, और भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। चलिए, राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए तीसरे चरण में। तीसरे चरण में महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, और चौथा चरण जो आएगा, चौथा चरण वृहत राजस्थान में, यानी 30 मार्च 1949 को महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया गया। राजस्थान के प्रथम, अंतिम या राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन बने थे? महाराणा भोपाल सिंह। उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह ये राज प्रमुख बने थे।
चलिए बात करते हैं आगे। प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र के नाम की बात करें, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्रों को नाम से जाना जाता था उदयपुर को। पहले बात करें सीवी जनपद। सीवी जनपद, सीवी जनपद ये मेवाड़ क्षेत्र में चलता था। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र प्राचीन समय में सीवी जनपद कहलाता था। यहाँ पर सीवी जनपद चलता था। मध्यकालीन मेवाड़ राज्य हो गया और इस सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। मध्यमिका जिसको वर्तमान में नगरी कहते हैं, और ये नगरी एट प्रेजेंट कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। तो सीवी जनपद मेवाड़ क्षेत्र में प्राचीन समय में सीवी जनपद चलता था और सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका वर्तमान में नगरी कहते हैं, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट बात करें मेवाड़। मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद जिले का जो प्राचीन समय में इस क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था। मेर जाति का बाहुल्य होने के कारण पहले इसका नाम मेदपाट था, फिर प्रागवाट और अंत में मेवाड़ के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो ये प्राचीन नाम थे मेवाड़ के। फिर बात करें बोमट क्षेत्र। बोमट का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। बोमट और बोराट दोनों का ध्यान रखना, बोमट और बोराट। बोमट की बात करें तो उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर तीनों का जो मिला हुआ पठारी क्षेत्र है इसको बोमट क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, बोमट क्षेत्र उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। ठीक है, जो पठारी क्षेत्र इसको बोमट कहा जाता। और बोराट का पठार आ जाए, बोराट, बोमट आंदोलन भी चला था। एक ही आंदोलन को बोमट आंदोलन कहते हैं। मोतीलाल जी तेजावत ने जो उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर के जो पठारी क्षेत्र में बेल बाहुल्य क्षेत्र होता था उसमें चलाया, इसीलिए उस आंदोलन का नाम बोमट आंदोलन पड़ा। बोराट, बोराट का जो पठार है कुंभलगढ़ से गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र बोराट का पठार कहलाता है। ठीक है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र बोराट क्षेत्र कहलाता है। देशहरो, देशहरो क्षेत्र की बात करें तो देशहरो उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र देशहरो कहलाता है, जो साल भर हरा भरा रहता है। जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसको देशहरो कहलाया जाता है। नेक्स्ट है गिरवा। गिरवा की बात करें, उदयपुर का क्षेत्र जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है इसको गिरवा कहते हैं। उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उसको गिरवा कहते हैं। नेक्स्ट बात करें गेहलोट। जिस स्थान पर उदयपुर शहर बसा हुआ है, एट प्रेजेंट जहां उदयपुर शहर बसा हुआ है, उसे प्राचीन समय में गेहलोट कहा जाता था, गेहलोट। और बात करें लसाड़िया का पठार, तो जयसमंद झील का जो पूर्वी भाग है इसको लसाड़िया का पठार कहा जाता है। और मगरा, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग को मगरा के नाम से जानते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र में अपन ने कौन कौन से नाम देखे? सीवी जनपद, मेवाड़, बोमट, बोराट, देशहरो, गिरवा, गेहलोट, लसाड़िया का पठार और मगरा क्षेत्र, ये उदयपुर क्षेत्र के भौगोलिक नाम है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख नदियां। उदयपुर से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? नदियों में देखें तो पहली नदी है बेड़च नदी। बेड़च नदी, बेड़च नदी इसका दूसरा नाम है आयड़ नदी। बेड़च नदी का ही दूसरा नाम है आयड़ नदी, इंपोर्टेंट नदी है। चलिए, ये बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी, और इसका उद्गम जो है उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी, आयड़ नदी का उद्गम होता है। और उदयपुर में उदय सागर झील बनी हुई, महाराणा उदय सिंह ने जो गोगुंदा की पहाड़ियों से ये नदी निकल करके आ रही थी, आयड़ नदी, तो इसको पानी को रोक करके इस पर एक झील बना दी महाराणा उदय सिंह ने। उस झील को उदय सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर के उदय सागर झील तक इसको आयड़ नदी कहा जाता है, और बाद में इसी नदी को बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। आगे विगोद भीलवाड़ा में
ये बनास में विलय हो जाती है। बिगोद बिलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बना हुआ है जिसमें 3 नदियां आकर के मिल जाती है। 3 नदियां कौन कौन सी है? एक तो बनास आ रही है और इधर से अपनी बेड़च चली जाती है और एक नदी मैनाल और आ जाती है। तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे पढ़ेंगे इस पर। आहड़ सभ्यता भी विकसित हुई है बेड़च नदी आयड़ नदी पे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं सोम नदी। सोम नदी उदयपुर जिले में खेरवाड़ा में बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। सोम नदी का उद्गम उदयपुर में बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से होता है। और यह भी ध्यान रखना है, ये जो बेड़च नदी है, इस बेड़च नदी का जो पानी है ये जाता है आपके बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी की गिरने वाली नदियों में बेड़च नदी है। बाकी की नदियां जो अपन देखेंगे सोम, साबरमती, ये अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है। अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है। चलिए सोम नदी बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर त्रिवेणी संगम में ये माही नदी में मिल जाती है। सोम नदी डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर जो त्रिवेणी संगम है जहां 3 नदियां मिलती है, कौन कौन सी है? सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम के साथ ये त्रिवेणी संगम बनाती है सोम नदी, ठीक है। और उदयपुर जिले में सोम कागदर परियोजना चलाई जा रही है। इस सोम नदी पर उदयपुर जिले में सोम कागदर परियोजना चलाई जा रही है। और इसी सोम नदी पर डूंगरपुर जिले में सोम कमला अंबा परियोजना चलाई जा रही है। इंपॉर्टेंट है, सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? तो बताएंगे, जिला है डूंगरपुर। जिला कौन सा है? डूंगरपुर। और नदी कौन सी है? सोम नदी। तो सोम कमला अंबा परियोजना आ जाए डूंगरपुर और सोम कागदर परियोजना आ जाए तो बताएंगे उदयपुर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी, साबरमती नदी, साबरमती नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों में पदराला गांव की पहाड़ियों से। पदराला गांव की पहाड़ियां उदयपुर में, यहां से साबरमती नदी का उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है जिसमें से राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर बहती है, ठीक है। तो एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम अपने राजस्थान से होता है और गुजरात की महत्वपूर्ण नदी है, वो है साबरमती नदी। ये गुजरात की एक महत्वपूर्ण नदी है। उदयपुर से निकल करके ये गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है और अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती आश्रम, ये गुजरात के जो प्रसिद्ध शहर है वो अपनी साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। पश्चिम बनास के किनारे गुजरात का दिशानगर था और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद, गांधीनगर और साबरमती आश्रम। अंत में यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए राज्य की सबसे बड़ी जल सुरंग का निर्माण करवाया जा रहा है, ठीक है। उदयपुर की झीलों को हरी भरी रखने के लिए किस नदी पर परियोजना चलाई जा रही है? साबरमती नदी। तो ये थी साबरमती नदी। नेक्स्ट है वाकल नदी। वाकल नदी उदयपुर में गोगुंदा के पास गौर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये गुजरात में साबर नदी में विलय हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मानसी नदी। एक मानसी भीलवाड़ा में बहती है, ये अलग है, और ये मानसी अलग है। भीलवाड़ा वाली जो मानसी नदी है इसका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है और उदयपुर की जो मानसी नदी है इसका पानी खंभात की खाड़ी अरब सागर में जाता है। वाकल की ये सहायक नदी है और उदयपुर जिले में मानसी वाकल बांध बना हुआ और उदयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति इसी मानसी वाकल परियोजना से हो रही है। अगली नदी है सेई नदी। सेई नदी उदयपुर के पदराना गांव की पहाड़ी से सेई नदी का उद्गम होता है और साबरमती नदी में ये विलय हो जाती है, ठीक है। और जब पाली डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे थे उस समय एक बांध देखा था अपन ने, जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ है? ये जवाई बांध सुमेरपुर पाली में है। सुमेरपुर पाली में है आपका जवाई बांध। तो इस जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए, जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए सेई परियोजना के माध्यम से एक सुरंग के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है।
तो जवई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई? सेई परियोजना। तो ये हुई नदियां। कौन कौन सी नदियां देखी अपन ने? तो अपन ने देखी एक बेड़च नदी, सोम नदी, साबरमती नदी, वाकल नदी, मानसी और सेई नदी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। प्रमुख जिले, जिले कौन कौन सी जिलों की बात करेंगे अपन? तो उदयपुर को एक तो जिलों की नगरी कहते हैं, लेक सिटी जिलों की नगरी कहते हैं। तो इसमें देखेंगे अपन पिछोला झील देखेंगे। ठीक है, पिछोला झील है, एक जयसमंद झील है, जयसमंद झील है, उदय सागर झील है, उदय सागर झील है, फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील है, स्वरूप सागर झील है, स्वरूप सागर झील। ये इंपोर्टेंट जिले हैं उदयपुर में। चलिए एक एक झील को देखते हैं। जिलें, राज्य में सर्वाधिक मीठे पानी की जिले उदयपुर जिले में, सर्वाधिक मीठे पानी की जिले उदयपुर में। जबकि खारे पानी की आ जाए, सर्वाधिक खारे पानी की जिले कौन से जिले में है? तो बताएंगे नागौर, सर्वाधिक खारे पानी की जिले नागौर में। पहली झील देखते हैं जयसमंद झील। इस जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है, जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। ये भारत की दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जयसमंद। निर्माण की बात करें तो 1685 से 91 में महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोक करके इस जयसमंद झील का निर्माण करवाया है। और इसमें छोटे मोटे 7 टापू है। ठीक है, इस झील के अंदर छोटे मोटे 7 टापू है। बड़े टापू का नाम बाबा का भाखड़ा और छोटे टापू का नाम प्यारी है। एक बाबा का मगरा जो टापू है, इस पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बनी हुई है और इसी झील से श्यामपुरा बाट 2 नहरें भी निकाली गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है? पिछोला झील उदयपुर में है। 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के शासनकाल में, ठीक है, लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने, पिच्छू बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया। तो ये जो झील है पिछोला झील, उदयपुर की झीलों में सबसे प्राचीन झील मानी जाती है। उदयपुर की झीलों में सबसे प्राचीन झील कौन सी है? पिछोला झील है, महाराणा लाखा के शासनकाल में बनी हुई है। झील में सिसारमा और बूजड़ा नामक 2 नदियों का पानी आता है और देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव, देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव किस झील में चलाई गई है? तो पिछोला झील में चलाई गई है। और इसी झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, और इस झील में जग मंदिर, जग निवास महल है और बागोर की हवेली इसके किनारे स्थित है, वो अपन महलों के अंतर्गत देखेंगे। तो पिछोला झील उदयपुर महाराणा लाखा के शासनकाल में बनाई गई, बंजारे ने बैल की स्मृति में करवाया। सिसारमा बूजड़ा नदियों का पानी आता है और नटनी का चबूतरा है और देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव पिछोला झील में चलाई गई है। यस, फिर अगली झील देखे फतेह सागर झील। फतेह सागर झील ये भी उदयपुर में है। इसको कन्नौट बांध भी कहते हैं। ड्यूक ऑफ कन्नौट ने इसकी नींव रखी थी, इसलिए इसको कन्नौट बांध भी कहा जाता है। देवाली तालाब भी कहते हैं। 1688 में महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जो जयसमंद झील बनाई थी वही महाराणा जय सिंह ने इस फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। लेकिन 1688 में अतिवृष्टि के कारण टूट फूट हो जाने से महाराणा फतेह सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए इसको फतेह सागर झील भी कहा जाता है। इस झील के मध्य एक टापू पर नेहरू उद्यान है और 1975 में भारत की पहली सौर वेधशाला अहमदाबाद संस्थान के द्वारा स्थापित की गई। तो सौर ऊर्जा चलित नाव आ जाए तो पिछोला झील है और सौर वेधशाला आ जाए, सौर वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो बताएंगे फतेह सागर झील में। इसी झील के समीप बेल्जियम निर्मित टेलीस्कोप की स्थापना की गई है। टेलीस्कोप जो सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है ना, बेल्जियम के द्वारा यहाँ पे टेलीस्कोप की स्थापना की जाती है।
अगली झील है स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील 1857 में महाराणा स्वरूप सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया। ठीक है, ये फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ती है। एक तरफ पिछोला झील हो गई और इधर फतेह सागर झील है, इन दोनों को जोड़ दिया गया है, एक तंग झील है, जोड़ी हुई है, और इसी का नाम है स्वरूप सागर झील है। नेक्स्ट झील की बात करें, उदय सागर झील। उदय सागर झील उदयपुर में है। महाराणा उदय सिंह ने आयड़ बेड़च नदी के पानी को रोककर उदय सागर झील का निर्माण करवाया है, और उद्गम से लेकर के उदय सागर झील तक इसको आयड़ नदी कहते हैं। बाद में ही इस आयड़ नदी को बेड़च नदी नाम दिया गया है। ठीक है, और ध्यान रखना, मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन के द्वारा उदय सिंह पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में मेवाड़ महाराणा उदय सिंह पुरस्कार दिया जाता है, उदय सिंह पुरस्कार। चलिए आगे बात करें भौतिक स्वरूप की, तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो उदयपुर जिले में। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। और सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है? तो सबसे कम विस्तार है अजमेर जिले में। अरावली का सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में। तो ये देखी थे अपन ने उदयपुर की जिले कौन कौन सी? जयसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील, उदय सागर झील और अरावली के बारे में अपन ने चर्चा की थी। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख चोटियां। उदयपुर की प्रमुख चोटियां, अरावली की कौन कौन सी चोटियां उदयपुर में स्थित है? तो जरगा चोटी, जरगा चोटी इंपोर्टेंट है। जरगा चोटी कहाँ स्थित है? उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई 1431 है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? सबसे ऊंची चोटी थी गुरु शिखर, गुरु शिखर। दूसरे नंबर पे कौन सी थी? दूसरे नंबर पे शेर। तीसरे नंबर पे कौन सी थी? तीसरे नंबर पे देलवाड़ा, देलवाड़ा है ना, या दिलवाड़ा। और चौथे नंबर की चोटी हो जाएगी आपके जरगा। तो जरगा चोटी उदयपुर में है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, ऊंचाई भी इसकी याद रखनी है। माकड़ मगरा उदयपुर में है, और बाकी की केवल नाम ध्यान रख लेना। और सज्जनगढ़ ये 938 है। ये बाकी की चोटियां आएगी तो आपको 3-4 चोटियां देंगे, उनको क्रम में जमाना होता है, आरोही या अवरोही में। तो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, ये ध्यान रखना है। यस, नेक्स्ट बात करते हैं वनस्पति व वन। वनस्पति और वन की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला की बात करें तो उदयपुर है। राजस्थान में क्षेत्रफल में बात करें कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में किस जिले में वन है, तो उदयपुर जिले में। वैसे नई जो वन नीति, नए जो वनों के आंकड़े हैं वो आगे हैं, इस पर बहुत जल्दी वीडियो बनाया जाएगा ताकि उसको भी आप याद कर लो। राज्य में सर्वाधिक वन हो गए। आरक्षित वनों की सर्वाधिक मात्रा उदयपुर जिले में है। क्या होते हैं आरक्षित वन, अभी आगे देखेंगे अपन। और नेक्स्ट बात करें, सालर वन सर्वाधिक उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। सालर वन, सालर वन जो है इसकी जो लकड़ी है, पैकिंग सामग्री, जो पैकिंग के डिब्बे आते हैं वो पैकिंग के डिब्बे सालर के वन से ही बनाए जाते हैं। एक ध्यान रखना, इसी क्षेत्र में एक वृक्ष और पाया जाता है जिसका नाम है पलास, पलास या पलास। पलास वृक्ष भी मेवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। इस पलास को जंगल की ज्वाला कहते हैं, जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला। इसके जो पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, केसरिया कलर के फूल आते हैं, और ये लगते हैं अपने होली के बाद, यानी मार्च अप्रैल में जब इसके फूल आते हैं तो सारे पत्ते पेड़ पौधों के जड़ जाते हैं, केवल फूल ही फूल दिखाई देते हैं। तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जंगल में जैसे आग लग रही है, इसलिए पलास को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने चोटियां देखी थी, वनों के बारे में बात की थी। अब अभी आया था आरक्षित वन। तो इन आंकड़ों को भी आप एक साथ ध्यान रख ले, इससे भी प्रश्न आते रहते हैं। देखिए आरक्षित वन जो प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांट रखा, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व है ना, ऐसे वन जिस पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है
किसी भी प्रकार से आप लकड़ी यहाँ से नहीं काट सकते हैं। तो इसका विस्तार है, प्रतिशत की बात करें तो 37.30% क्षेत्रफल वनों में आरक्षित वन है। और सुरक्षित वन की बात करें, सुरक्षित या रक्षित वन बोले तो इनका विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक है, 56.31% है। और आरक्षित जो वन है ये सबसे ज्यादा उदयपुर जिले में है। सुरक्षित वन है ये 12 जिले में, सबसे ज्यादा 12 जिले में है सुरक्षित वन, ये 12 जिला है। और ये हो जाएगा आपका उदयपुर जिला। अवर्गीकृत वन जिसमें सरकार की किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। सुरक्षित वन में सरकार की रोक टोक होती है और सरकार की अनुमति लेकर के सूखी लकड़ी काट सकते हैं। ठीक है, अब नए आंकड़े और आ गए हैं। अब कल परसों ही आपको एक नया वीडियो और बना दिया जाएगा ताकि जो वन विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं वो सारे आप याद कर लो। अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो ये है अपने बीकानेर में, बीकानेर। ठीक है, तो ये बात की थी अपने प्रशासनिक दृष्टि से वनों के प्रकार। फिर आगे बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है। वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर जिले में, सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है। असम के बाद राजस्थान का वन्य जीव अभ्यारण्य में दूसरे नंबर पे आते हैं। सबसे ज्यादा अभ्यारण्य असम में है और राजस्थान का अभ्यारण्य में दूसरे नंबर पे आता है। कौन कौन से अभ्यारण्य है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये 3 जिलों में फैला हुआ, उदयपुर, राजसमंद और पाली। ठीक है, ज्यादा विस्तार इसका राजसमंद में है, इसलिए इसकी विस्तृत जानकारी अपन राजसमंद जिले में देखेंगे। इसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है फुलवारी किनाल। फुलवारी किनाल अभ्यारण्य ये उदयपुर में है। उदयपुर, राजसमंद और पाली ये भी 3 जिलों में फैला हुआ है। 1983 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया फुलवारी किनाल। और मानसी वाकल नदियों का उद्गम इसी अभ्यारण्य से होता है। मानसी वाकल जो भी देखी थी नदियां वो फुलवारी किनाल से निकलती है। सोम नदी इस अभ्यारण्य के मध्य से होकर के गुजरती है। ऐसी कौन सी नदी है जो फुलवारी अभ्यारण्य के मध्य से होकर के गुजरती है? सोम नदी। और इस अभ्यारण्य में देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क विकसित किया जा रहा है। यह था फुलवारी किनाल अभ्यारण्य। अगली बात करें सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, उदयपुर में है। क्षेत्रफल इसका 5.19 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। पहले सबसे छोटा यही था, लेकिन बाद में एक सरिस्का ए अभ्यारण्य और बना दिया, सरिस्का ए अभ्यारण्य। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा सरिस्का ए अलवर में है और ये अपना दूसरा सबसे छोटा हो गया। बड़े आकार के गुलाबों के लिए प्रसिद्ध सज्जनगढ़ अभ्यारण्य और राज्य का दूसरा जैविक उद्यान, राजस्थान का दूसरा जैविक उद्यान सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। पहला जैविक उद्यान नाहरगढ़, पहला जैविक उद्यान है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है। चले अगला अभ्यारण्य की बात करें, जयसमंद अभ्यारण्य। जयसमंद अभ्यारण्य जो उदयपुर में है, इसे जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है, जलचरों की बस्ती। और ये बगेरो और बोहरा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अभ्यारण्य में अपन ने देखा था सबसे ज्यादा अभ्यारण्य उदयपुर में है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, फुलवारी किनाल, सज्जनगढ़ और जयसमंद अभ्यारण्य ये उदयपुर जिले में फैले हुए हैं। मृगवन की बात करें, मृगवन सज्जनगढ़ मृगवन 1984 में मृगवन की स्थापना की गई, सज्जनगढ़ मृगवन की स्थापना की गई। जंतुवालय की बात करें, उदयपुर जंतुवालय, और इसकी स्थापना 1878 में उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने गुलाब बाग में उदयपुर जंतुवालय की स्थापना की गई है। आखेड़ निषेध क्षेत्र, एक आखेड़ निषेध क्षेत्र है बागदड़ा, सॉरी बागदड़ा, बागदड़ा उदयपुर में एक आखेड़ निषेध क्षेत्र है। कृषि की बात करें, कृषि अदरक का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर से होता है, अदरक। और राजस्थान का सर्वाधिक रेशम उत्पादन उदयपुर बांसवाड़ा से होता है। ठीक है, रेशम का उत्पादन भी बांसवाड़ा उदयपुर क्षेत्र से होता है। रेशम जो है, रेशम के कीट शहतूत, शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीट पाले जाते हैं और इसका भी ध्यान रखना। ये हो गया। और टसर रेशम आ जाए, टसर पद्धति से जो कृत्रिम रेशम जो तैयार किया जाता है, टसर रेशम, टसर रेशम यानी कृत्रिम रेशम का जो उत्पादन किया जाता है वो अर्जुन के पेड़ पर है
और उसमें कोटा आएगा ना, कोटा, ये भी ध्यान रखना। तो शहतूत के पेड़ पे है। और एक ध्यान रखना, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का संबंध है रेशम के कीट पालन से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पशुपालन। गाय, गाय की बात करें तो पशु संपदा में गाय का राजस्थान में दूसरा स्थान है, और गायों की संख्या की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है अपना राजस्थान का। पहले नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। राज्य में सर्वाधिक गायें कौन से जिले में पाई जाती? उदयपुर में। और सबसे कम गायें धौलपुर में। तो गायों का ध्यान रखना, गाय सबसे ज्यादा उदयपुर जिले में पाई जाती। केंद्रीय भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय केंद्रीय भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है, भैंस अनुसंधान केंद्र। राज्य में उत्तम किस्म के सर्वाधिक मत्स्य जलाशय उदयपुर में है, और उदयपुर का जो बड़ी तालाब है वो राज्य का पहला मत्स्य अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। तो पशुपालन में गाय, और गाय सबसे ज्यादा है। भैंस अनुसंधान और प्रजनन केंद्र का भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और मत्स्य अभ्यारण्य इनका भी ध्यान में रखना है। जंतुआलय, आखेट निषेध क्षेत्र और मृग वन का भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं खनिज संपदा। बहुत इंपॉर्टेंट है उदयपुर के खनिज। खनिज संपदा की बात करें तो खनिजों में देखें जावर क्षेत्र, जावर क्षेत्र, जावर क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर में, जावरा माइंस, जावर क्षेत्र। यहाँ से राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है, जावर। तो जावर की जो खान है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, या कौन सा खनिज का उत्पादन किया जाता है? तो सीसा जस्ता खनिज का उत्पादन किया जाता है, उदयपुर में है। और ये जो जावर की खान है ये मेवाड़ के किस शासक के काल में स्थापित की गई है? तो मेवाड़ के महाराणा लाका के शासन काल में यहाँ पर खान स्थापित हुई थी, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा वर्तमान में यहाँ से सीसा जस्ता का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई है? 1967 में अमेरिका के सहयोग से इस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई है। 1967 में अमेरिका के सहयोग से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी की स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय उदयपुर में। तो जावर क्षेत्र का सीसा दस्ता ध्यान रखना। फिर उसके बाद में बात करें चांदी। चांदी जो भी है यह भी सीसा दस्ता के साथ ही निकलती है, सीसा दस्ता के साथ में ही चांदी का उत्पादन होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन उदयपुर जिले से होता है, और चांदी उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। और चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक धातु मानी जाती है। चलिए अगला खनिज देख नाथ्रा की पाल थूर हुंडेर क्षेत्र। नाथ्रा की पाल थूर हुंडेर क्षेत्र ये लोहे अयस्क के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट है। नाथ्रा की पाल काफी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है एस्बेस्टोस, इसे मिनरल सिल्क के नाम से जाना जाता है, एस्बेस्टोस को। और ये उदयपुर में ऋषभदेव सलुम्बर खेरवाड़ा क्षेत्र से एस्बेस्टोस का उत्पादन किया जाता है, और देश में 98% से भी अधिक एस्बेस्टोस का उत्पादन राजस्थान से होता है, ठीक है। बेराइट्स, इसका भी उत्पादन उदयपुर से होता है। नेक्स्ट है पन्ना। पन्ना, पन्ना को हरि अग्नि कहा जाता है, पन्ना को हरि अग्नि के नाम से जाना जाता है। काला गुमान क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न आता है उदयपुर का काला गुमान क्षेत्र से कौन सा खनिज का उत्पादन किया जाता है? पन्ना, ठीक है। तो पन्ना जो है काला गुमान क्षेत्र से निकलता है। लेकिन पन्ना की जो सबसे बड़ी मंडी आ जाए, पन्ना की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो पन्ना मंडी जयपुर में, मंडी है जयपुर में। फिर अगले खनिज की बात करें रोक फास्फेट। रोक फास्फेट, जामर कोटड़ा, ये भी अक्सर आता ही रहता है, जामर कोटड़ा। उदयपुर का जामर कोटड़ा क्षेत्र कौन से खनिज के लिए जाना जाता है? रोक फास्फेट। देश का 75% रोक फास्फेट राजस्थान से उत्पादन होता है, यानी रोक फास्फेट में भी राजस्थान पहले स्थान पे है। ये उर्वरक खनिज है ना, खाद बनाने के लिए इस रोक फास्फेट का उत्पादन किया जाता है। लवणीय भूमि के उपचार में रोक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। हरा संगमरमर यह भी अपने उदयपुर से निकलता। तो अपन ने खनिज में देखा था जावर क्षेत्र सीसा दस्ता,
चांदी भी निकलती है। नात्रा की पालथूर उंडे लोहा है इसके। एस्बेस्टोस मिनरल जो सिल्क के नाम से जानते हैं उदयपुर से निकलता है। बेराइट्स पन्ना, पन्ना जब भी आ जाए तो पन्ना आते हैं काला गुमान क्षेत्र याद रखना। रोक फास्फेट, जामर कोटड़ा और हरा संगमरमर। नेक्स्ट बात करते हैं परिवहन की बात करें। परिवहन तो परिवहन में ध्यान रखेंगे पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना की जाती है 9 अक्टूबर 1965। 9 अक्टूबर 1965 को उदयपुर में इसकी स्थापना की जाती है। इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, यहां पर भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। ठीक है, ये दो जो है बार बार आते रहते हैं। एक आप ध्यान रखोगे, भारतीय रेल प्रशिक्षण, भारतीय रेल अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र। तो ये बताएंगे पंचपदरा बाड़मेर। पंचपदरा बाड़मेर जो तेज गति की रेलगाड़ियां होती है उनका प्रशिक्षण यही किया जाता है। तो भारतीय रेल अनुसंधान में प्रशिक्षण केंद्र आ जाए तो पंचभद्रा बाड़मेर है, और जबकि पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र आ जाए तो ये अपन उदयपुर बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, ये डबोक उदयपुर में है। और राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा का आरंभ कब किया गया? तो 14 दिसंबर 2012 को। कहां से किया गया? उदयपुर में। जबकि आ जाए राजस्थान में राजकीय बस सेवा का आरंभ, राजकीय बस सेवा का आरंभ तो 1952 में टोंक से आरंभ किया गया। राजकीय बस सेवा का आरंभ टोंक से है और ग्रामीण रोडवेज बस सेवा का आरंभ उदयपुर से। तो ये अपन ने बात की थी परिवहन से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियों की बात करें। विश्वविद्यालय और कौन कौन से यहाँ पर अकेडमी है उसकी भी बात करेंगे। विश्वविद्यालय में देखिए मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, MLSU, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। 1964 में उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना की जाती है और 1982 में मोहनलाल सुखाड़िया नाम रख दिया जाता है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय 1 नवंबर 1999 उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट बात करें राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, 2012 में उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 2015 में बांसवाड़ा में इसे स्थानांतरित कर दिया गया राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय को, और इसका नाम क्या रख दिया है? गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय नाम रखा गया है, बांसवाड़ा में अभी। नेक्स्ट राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में है और 1978 में मेहरात्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। जो प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम वगैरह निर्धारित किया जाता है इसके द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख शोध संस्थान और संग्रहालय। बागोर की हवेली संग्रहालय, बागोर की हवेली, बागोर की हवेली कहाँ है? उदयपुर में है। बागोर की हवेली यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 1997 में इसकी स्थापना की गई, एक संग्रहालय के रूप में स्थापना की गई है। ठीक है, बागोर की हवेली तो अमरचंद बड़वा के द्वारा बनाई गई है, अभी केवल संग्रहालय की बात कर रहे हैं। 1997 में इसे संग्रहालय बनाया गया है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। इसमें राजपूत शैली, यहाँ की वेशभूषा और आभूषण, हथियार और मनोरंजन, लोक कलाओं और संस्कृति दिग्दर्शन होते हैं उदयपुर में, बागोर की हवेली में। पिछोला झील के किनारे हैं ये। आगे डिटेल देखेंगे बागोर की हवेली के बारे में। और जनजाति संग्रहालय उदयपुर में है। राज्य की जनजातियों की संस्कृति व सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को संरक्षित तथा प्रदर्शित करने के उद्देश्य से माणिक्यलाल वर्मा जनजातीय शोध संस्थान जनजाति संग्रहालय की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट लोक कला मंडल उदयपुर में, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक कला मंडल 1992
1992 नहीं, यहाँ 1952 होगा। 1952 में देवीलाल सांबर द्वारा उदयपुर में लोक कला मंडल की स्थापना की गई है। राज्य की पारंपरिक विलुप्त हो रही कलाओं को संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से इस लोक कला मंडल की स्थापना की गई है। लोक कला मंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट है राजकीय संग्रहालय, उदयपुर आहड़ में है। राजकीय संग्रहालय जो आहड़ से जो सामग्री निकली गई है उसको यहाँ पे रखी गई है। सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर में, राजकीय संग्रहालय उदयपुर, मीरा संग्रहालय उदयपुर है, और सरस्वती भंडार ये भी अपना उदयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य अकादमी, है ना, अकेडमी, राजस्थान साहित्य अकेडमी या अकादमी उदयपुर में, यह भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान साहित्य अकेडमी। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को की गई है। राजस्थान साहित्य अकेडमी की स्थापना राजस्थान के साहित्यकारों को संरक्षण और सहयोग देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है। राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार, ठीक है। सूचना सहायक में प्रश्न आया था, मीरा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, था उसमें अलग अलग, पर्यावरण के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, है ना, खेल के क्षेत्र में, तो ऐसे ऑप्शन थे। तो मीरा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और किसके द्वारा दिया जाता है, राजस्थान साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और इस राजस्थान साहित्य अकेडमी की पत्रिका निकलती है मधुमती, मधुमती पत्रिका निकाली जाती है। नेक्स्ट बात करें माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान प्रशिक्षण उदयपुर में है, और इसे TRI उदयपुर के नाम से जाना जाता है। TRI जो भी ऊपर अपन ने देखा था, जो देश में कुल 24 TRI है उनमें से एक अपनी है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में। तो ये देखिए अपन ने यूनिवर्सिटी और प्रमुख अकेडमियों के बारे में। अब रही बात कला संस्कृति और हिस्ट्री से संबंधित तथ्य है, वो अपन देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।